आजकल सारा वर्क ही लैपटॉप और कंप्यूटर्स पे ही रह गया, मोबाइल्स पर। तो पूरा दिन वर्क करने के बाद शाम को ऐसा फील होता है कि आइज़ जल रही है, सर दर्द हो रहा है। तो ये सब थकान है या फिर इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह हैं? मिक्स ऑफ बोथ। जैसे मैं कह रहा हूँ, आप भागोगे तो पाँव तो दुखेंगे ही दुखेंगे, दिन भर चलोगे तो पाँव दुखेंगे, वो बीमारी नहीं हो सकती है। तो अगर लॉन्ग अपना स्क्रीन टाइम के ड्यूरेशन है तो एक्सर्शन होगा ही होगा। स्क्रीन के साथ में एक और प्रॉब्लम हो जाती है जो कि वो होती है हमारे डिजिटल स्ट्रेन की, ड्राइनेस की। वो भी जो होती है वो अल्टीमेटली एड ऑन इफेक्ट शो करती है। तो दोनों को अलग अलग करना बहुत मुश्किल है ऐसे में। अब मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि ये जो ग्लूकोमा वर्ड है, ये सुन के ही डर लगता है। इसे बोलते हैं कि चोर है, तो इसके बारे में थोड़ा सा ऑडियंस को समझाइए। सोचो कल हम सुबह उठें और हमारी आंखों की रोशनी चली जाए, ना हमें घर दिखे, ना फ़ोन दिखे, ना दुनिया दिखे, और हर एक मिनट में एक बंदा ये दर्द एक्सपीरियंस कर रहा है। तो इन्हीं बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर गौरव जैन, बीकानेर के जाने माने आई सर्जन। डॉक्टर जैन साहब, हम लोग रोज़ देखते हैं पर कभी सोचा नहीं कि आँख में क्या होता है और ये वर्क कैसे करती है। तो आप ज़रा इसको हमको सिंपल भाषा में समझाइए। जी बिल्कुल। देखो, आँख जो है ना एक सिंपल कैमरे की तरह ही वर्क करती है, जो कोई पुराने ज़माने के आते थे। जो आँख का आगे का पार्ट है जिसे हम लेंस कहते हैं, ये बेसिकली आँख के जो इन्फॉर्मेशन है वो कैप्चर करता है, और जो पीछे जो पर्दा होता है आँख के अंदर में, वो एक जैसे अपने कैमरे के अंदर में एक जो सेंसर होता है वो उसी की तरह वर्क करता है। सेंसर जो इन्फॉर्मेशन आँख के आगे का पार्ट देता है वो उसे कैप्चर करता है और ब्रेन में प्रोसेसिंग के लिए भेजता है। तो बेसिकली आँख केवल जो है वो इन्फॉर्मेशन कैप्चर करने का पार्ट कर रही है, देखने की प्रोसेसिंग सारी जो है वो ब्रेन के अंदर ही होती है हमारी। मतलब अपने आंखों से देखते हैं, ब्रेन जो सारा है उनको मतलब प्रोसेस करता है। सीपीयू तो अल्टीमेटली ब्रेन ही है। हाँ जी। तो मैं ये पूछना चाहूँगी, आँख इतनी अच्छी चीज़ है तो ये वक्त के अकॉर्डिंग जैसे अपने ओल्ड होते रहते हैं, इसमें धुंधलापन और काफ़ी तरह की समस्याएं आती है, तो उसका क्या रीज़न है? विथ एज जो बॉडी प्रोसेसेस होते हैं वो कमज़ोर पड़ते जाते हैं। जैसे जैसे कमज़ोरी आती है तो कई बीमारियां हैं, कई एज रिलेटेड जो चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर में, वैसे ही आँख में आते हैं। उसकी वजह से अल्टीमेटली विजन के ऊपर इफेक्ट आता है। जैसे कैटरैक्ट हो गया, एक बहुत कॉमन जो है टर्मिनोलॉजी हम डॉक्टर्स के बीच में, कि जो जितना लंबा जिएगा उसको कैटरैक्ट होगा ही होगा। तो बेसिकली वो बीमारी ना होके वो एक एज रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई। तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है? इसका एक सॉल्यूशन तो है कि अगर कोई कम जीता है तो वो उससे बच जाता है। बाकी मेन तो इसको आप बीमारी की तरह नहीं ले सकते हैं। अच्छा। ये हमारे ऐसे समझिए कि जो आँख का जो लेंस है वो विद टाइम धुंधला हो जाता है। तो जो लाइट अंदर आनी होती है इनिशियली पीरियड में वो धुंधली आती है, तो कई बार फ्रीक्वेंटली चश्मे बदलते हैं लेटर एज के अंदर में। फिर क्या होता है, जब इतना धुंधलापन बढ़ जाता है कि लाइट ही प्रॉपरली अंदर नहीं आ पाती है, तो वो प्रोसेसिंग नहीं होती है, तब जाके हमें धुंधलापन एहसास होता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ हो रही है। फाइनली उस स्टेज के ऊपर पे जाके जब हमारा विजन किसी भी और तरीके से, चाहे चश्मा हो चाहे कॉन्टैक्ट लेंस हो, अगर नंबर नहीं बढ़ता है तो फाइनली सर्जरी करनी ही पड़ती है उसके लिए। मेरे मन में एक क्वेश्चन और आ रहा था कि जनरली लोग बोलते हैं कि सुबह धूप में घूमो, आपने सुना होगा कि उससे आंखों की रोशनी सही रहती है, गाजर का जूस पियो। तो ये सब चीजें क्या मिथ है या फिर प्रैक्टिकली वर्क करती है? मतलब नॉट एग्जैक्टली मिथ भी कह सकते हैं और नॉट एग्जैक्टली कि हर चीज इफेक्टिवली आपको काम करती है। एक रूल सभी के ऊपर फिट हो जाए वो होता नहीं है ना। साइंस में क्या है कि हर चीज का एक कॉज है और एक रीजन है कि ये क्यों हो रहा है। तो धूप में या नंगे पांव चलने पे, अपने गार्डन में चलने से भी कोई रीजन नहीं है कि जिसकी वजह से ये अपने आप नंबर हट जाएगा। अच्छा, इंटरेस्टिंगली नंबर क्यों आता है? नंबर इसलिए आता है कि जब हमारा बॉडी डेवलपमेंट हो रहा होता है यंगर एज में, तो आंख का साइज जो है जितना नॉर्मल बनना चाहिए, अगर उससे ज्यादा बन गया तो हमें मायोपिया हो जाता है। जितना बनना चाहिए, अगर उससे आंख छोटी रह जाए तो प्लस का नंबर आ जाता है। मैं एक चीज पूछना चाहूंगी, जैसे मायोपिया, ये क्या होता है, थोड़ा इसको समझाइएगा। ये बेसिकली अपने क्या होता है कि जब आंख का साइज जितना होना चाहिए, अगर उससे ज्यादा साइज का बन गया तो उस समय माइनस का नंबर हमें लगता है। उससे हमें जो है दूर की चीजें साफ दिखने लग जाती है। यूजुअली मायोपिया के अंदर में दूर का कम दिखता है, नजदीक का साफ दिखता है। तभी एक नई चीज़ हमें पता चली मायोपिया के बारे में। और ये जो मिथ है कि धूप में चलने से वो हटता है, क्योंकि तो लोग सभी बड़े बुजुर्ग यही बोलते हैं कि बेटा सुबह जल्दी उठा करो, धूप में चला करो, उससे तुम्हारी आंखों की रोशनी सही रहेगी। ओवरऑल हेल्थ बेनिफिट तो है। बट कह देना कि ये कर देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो नहीं हो सकता। अच्छा, इनफैक्ट आपने जो मुझे पूछा था गाजर का जूस का भी, तो इंटरेस्टिंगली क्या है कि ये हम इसको बस एज इट इज ले लेते हैं। हमारी बॉडी में
कमी क्या है पहले हमें तो ये पता ही नहीं है, हमने कभी फुल बॉडी चेकअप तो कराया हुआ नहीं है। तो ये तो वो घड़े की तरह है जो पूरा भरा हुआ है और आप ऊपर से विटामिन सी डालने की कोशिश कर रहे हैं, अल्टीमेटली उसमें कितना इफेक्ट आएगा। सही बात है, बिल्कुल। और जो मोतियाबिंद होता है उसके लिए कोई इलाज वगैरह है, मतलब या फिर ऑपरेशन ही उसका सॉल्यूशन है? देखिए फाइनल सॉल्यूशन तो ऑपरेशन ही है भाई। इसको सिंपल समझिए, अपने गाड़ी चलाते हैं, अपना विंडस्क्रीन विद टाइम खराब होता चला जाता है, एक स्टेज के बाद में अपन कितना भी कर लें वो स्क्रैचेस नहीं जा सकते हैं, तो वो हटाना ही पड़ता है, चेंज करना ही पड़ता है। तो सेम टू सेम आँख के साथ है कि वो लेंस अब आपका जो है वो ओपेक हो गया है। अब आप कितना भी कर लीजिए, उसको हटाना या उसको रिवर्स करना एज को रिवर्स करने के समान है, जो पॉसिबल नहीं है। तो अल्टीमेटली आपको सर्जरी करानी ही पड़ती है। बहुत ही अच्छा आपने एक्सपीरियंस अपना शेयर किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि ये जो ग्लूकोमा वर्ड है ये सुन के ही डर लगता है, इसे बोलते हैं कि चोर है, तो इसके बारे में थोड़ा सा ऑडियंस को समझाइए। जी बिल्कुल, एक्चुअली आँख के सबसे सीरियस बीमारियों में से एक सबसे बड़ी बीमारी है वो ग्लूकोमा ही है। प्रॉब्लम इसे इसलिए साइलेंट थीफ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पता ही नहीं चलता है कि हमारी बॉडी में हो रहा है, हमारी आंख में हो रहा है, और जब तक पता चलता है जब तक काफ़ी हद तक विजन लॉस हो चुका होता है। मैं बीच में आपको रोकूंगी, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं ग्लूकोमा के? एक्चुअली यही प्रॉब्लम है कि मेजरली पता ही नहीं पड़ता है। प्रॉब्लम क्या होती है कि ये धीमे धीमे हमारी आंख की नस को डैमेज करता है। अच्छा। यूजुअली हम सामने का विजन देख रहे होते हैं तो हमें सब कुछ क्लियर दिखता है, पर ग्लूकोमा में हमारी जो साइड्स का विजन है वो धीमे धीमे कमजोर होने लगता है। तो जब एक समय आता है कि जब एकदम पाइप जैसा हमें दिखने लगता है, तब आदमी को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ हो गई है, बट उस समय तक बहुत जो है डैमेज हो चुका होता है। तभी इसको बोलते हैं साइलेंट थीफ, जो आपको धीरे धीरे डैमेज करता है। इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन तो जो है वो सबसे पहला तो यही है कि आफ्टर 40 आपको अपना रेगुलर आई चेकअप कराना चाहिए। अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसको होगा ही होगा, बट उसके होने की प्रोबेबिलिटी बाकी लोगों से ज़्यादा है। तो साल में एक बार चेकअप तो कराना ही है। आँख का एक प्रेशर नापा जाता है, अगर प्रेशर ठीक चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो ये फर्स्ट स्टेप है। फिर नेक्स्ट स्टेप पे हम देखते हैं कि आपकी नस पे कोई डैमेज हो रहा है कि नहीं। अगर नस पे डैमेज हो रहा होता है तो फिर इसे ग्लूकोमा लेबल करते हैं और फिर ट्रीटमेंट चालू करते हैं। अच्छा, मेन बात यह है कि ग्लूकोमा को हम खत्म नहीं कर सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली आपको दवाई पूरे समय, मतलब अगर है तो आपको लाइफ लॉन्ग लेनी होगी। तो लेबल भी हम तभी करते हैं जब हम डबल श्योर ट्रिपल श्योर हो जाए कि हाँ भाई इसको है, और क्योंकि लाइफ लॉन्ग दवाई लेनी है। हाँ, अब जैसे हम लोग कई लोग हैं जो स्पेक्स लगाते हैं, जनरली आजकल सभी यूथ को स्पेक्स तो लगता ही है। हाँ। तो क्या स्पेक्स लगने से वो प्रेशर तो कम होता है, उनको भी ग्लूकोमा होने का चांसेस है? नहीं, वो जो आप स्पेक्स का प्रेशर बता रहे हैं वो तो एक्सर्शन रिलेटेड हो गया। अच्छा। मतलब वो ऐसे समझिए कि भाई मैं बैठा हूँ, मुझे कोई प्रेशर नहीं फील हो रहा है, मैं चल रहा हूँ, ज़्यादा हो रहा है, मैं भागूंगा मुझे और ज़्यादा होगा। तो सेम लॉजिक आँख के साथ में हो रहा है। जो ये प्रेशर है वो इतना धीमे धीमे बढ़ता है आँख के अंदर में। आँख के अंदर बेसिकली एक फ्लूइड होता है जो कि जितना बनना चाहिए कई बार उससे ज़्यादा बनने लग जाता है, या जितना है जो निकलता रहना चाहिए वो उतना निकलता नहीं है। तो वो गुब्बारे की तरह बढ़ता रहता है। आप गुब्बारे में हवा भरते हैं, एकदम से तो नहीं फूटता, एक स्टेज के बाद में जाके फूटता है। तो वैसे ही वो एक स्टेज के बाद में जाके पता पड़ता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है, जब विजन लॉस होने लग जाता है। सर, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि जैसे हम राजस्थान में रहते हैं तो यहाँ पे गर्मी धूल बहुत ज़्यादा है, तो उससे हमारी आंखों को खतरा है एज कम्पेयर टू दिल्ली बॉम्बे के लोगों से? कंपैरेटिवली तो यस, हम ड्राई एरिया में रहते हैं तो एलर्जी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। बेसिकली एलर्जी के स्पेक्ट्रम में आप जैसे समझिए खुजली, पानी, रड़कना, जलन होना, आंखें लाल हो जाना, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एलर्जी के अंदर में होती है। बिल्कुल। तो कंपैरेटिवली अगर अपन कहीं ऐसी जगह से बात करें जो कि थोड़ा सा टेम्परेचर जहाँ पे ठीक है, इतनी गर्मी नहीं है, तो वहाँ लोगों को कंपैरेटिवली कम होती है। इनफैक्ट हम लोग यहाँ पे ये कहते हैं कि भाई एलर्जी बाय डिफॉल्ट आप मान के चलो सबको है, सिम्टम जिसको है उसको एलर्जी का ट्रीटमेंट चाहिए, अगर सिम्टम नहीं है तो आपको ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। इसके लिए क्या सनग्लासेस वर्क करते हैं, इफेक्टिव रहते हैं वो? हाँ बिल्कुल, क्योंकि डायरेक्ट जितना आपकी आंखों पे गर्म हवा नहीं लगेगी, एक्चुअली अपनी आंखों के ऊपर क्या होता है, एक टियर फिल्म होती है जो कि नॉर्मल प्रोटेक्शन करती है आंख का। जितनी गर्म हवा लगेगी, पानी का तो काम ही है उड़ना, तो वो उतना उड़ेगा और उतना ही हमारी आंखों में ड्राइनेस हो जाएगी। तो इसके लिए कोई पर्टिकुलर आप कोई आई ड्रॉप वगैरह सजेस्ट करेंगे कि हम उसको यूज़ कर ले अपने रूटीन में? देखिए आइडियली नहीं करना चाहिए।
जब तक प्रॉब्लम नहीं है ना तो कोई भी हमें दवाई को नहीं डालना चाहिए, क्योंकि विद टाइम क्या होता है कि हमारी बॉडी यूज टू हो जाती है। तो फिर कई बार ऐसा होता है कि हमें ज़रूरत नहीं भी है तो भी क्योंकि हमारी बॉडी की वो रिक्वायरमेंट है तो हमें वो डालते रहने पड़ती है दवाइयाँ। तो ज़रूरत है तो बिल्कुल लीजिए, नहीं ज़रूरत है तो कुछ भी मत करिए, मतलब नेचुरली चलने दीजिए जो भी है। ठीक है। और कई लोग तो जैसे गुलाब जल डेली डालते हैं अपने रात को फेस वॉश वगैरह करके, तो क्या वो सही है गुलाब जल डालना डेली अपने आईज के अंदर? अगेन वही जो एक हैबिट फॉर्मिंग जो एक्टिविटी होती है, ऑफ कोर्स वो सही नहीं है। कभी कभार डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। आयुर्वेदिक को वैसे भी इन जनरल माना जाता है कि भाई फायदा हो या नहीं हो, नुकसान कुछ नहीं है, तो डाल सकते हैं, पर रोज की हैबिट किसी भी चीज़ के मत बनाइए। मेरे मन में एक और क्वेश्चन आया कि बीकानेर से बाहर कोई मान लो एक किसान खेत में काम कर रहा है, उसकी आंखों को ज़्यादा खतरा है, या फिर कोई एम्प्लॉय एसी रूम के अंदर लैपटॉप पे वर्क कर रहा है उसके आइज को ज़्यादा खतरा है? एलर्जिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या कई बीमारियां ऐसी हैं जो कि आउटडोर के अंदर में जो लोग ज़्यादा रहते हैं उनको होती हैं, तो ऑफ कोर्स जो बाहर रह रहा है उनके लिए ज़्यादा दिक्कत है। जो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में है उसको कंपैरेटिवली इजी रहता है, उतनी दिक्कत नहीं होती है। बट जो सडन वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर होता है, जैसे हम आज एसी में बैठे हैं, अचानक से हम भरी दोपहरी में कहीं बाहर निकल गए, तो उस समय जो हमारी बॉडी के एकदम से जो टेम्परेचर का वेरिएशन हिट करता है वो आंखों पे भी इफेक्ट करता है, एलर्जी उससे भी ज़्यादा होती है हमें। लेकिन जैसे आजकल फ़ोन यूज़ करते हैं, लैपटॉप मतलब 24 घंटे यूज़ करते, तो पेरेंट्स ही बोल देते हैं आंखें फूट जाएगी थारी, तो या आँख उठाना चलाता रहो थे अगला टाइम, तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, फ़र्क तो पड़ता ही है। मतलब इनफैक्ट जो इस बीमारी का नाम है, जो ड्राइनेस इसकी वजह से होती है, स्क्रीन टाइम की वजह से, उसका नाम ही कंप्यूटर विजन सिंड्रोम है। नाम में कंप्यूटर है। होता क्या है कि हमारी नॉर्मली आंखें ब्लिंक करती हैं, हर मिनट में 10 से 15 बार करती हैं। जब हम स्क्रीन देखते हैं तो वो आधे से भी कम हो जाता है ड्यूरेशन। तो जो मैंने आपको बताया था कि जो एक टीयर फिल्म रहती है वो टीयर फिल्म बननी बंद हो जाती है, उसकी वजह से ड्राइनेस होती है, सिम्टम्स होने लग जाते हैं हमें। जैसे कि हम लोग चश्मा लगाते हैं तो लोग बोलते हैं कि लेसिक करवा लो, आपका चश्मा हट जाएगा। कई लोग जैसे फंक्शन शादी में जाते तो चश्मा लगाना प्रेफर नहीं करते, तो क्या मैं पूछना चाहूँगी लेसिक करवाने से आपका वो परमानेंट ही हट जाएगा क्या चश्मा? हाँ बिल्कुल, लेजिक कराने से जो हमारे मायोपिया है या हाइपरमेट्रोपिया है उसके वजह से चश्मा आता है वो हट जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। पर एक सबसे इम्पोर्टेंट बात इसके अंदर में ये है कि जो चश्मे का नंबर हमारे को 40 साल के बाद में लगाना पड़ता है, जो नियर का चश्मा लगता है वो लगेगा, वो कभी नहीं हट सकता। हाँ जी। पर क्योंकि हम यंगर एज में कर रहे हैं, अगर कोई 20-22 साल में अगर लेजिक करा रहा है तो उससे ये बात करना कि 40 साल पे क्या होगा वो बहुत लंबी बात हो गई। बट कई बार ऐसे आजकल क्योंकि जो लेजिक कराने की एज है वो लोग और लेटर एजेस में भी आ रहे हैं, तो कोई 30s में है, अर्ली 40s में है, अगर वो लेजिक कराता भी है तो हम उसे बताते हैं कि भाई नंबर हट जाएगा पर आपको नज़दीक का नंबर तो लगाना पड़ेगा। हाँ, वो एज का नंबर है। हाँ जी। बेसिकली लेसिक में होता क्या है? ये भी इंटरेस्टिंग है। इसमें हमें लगता है कि आंख का लेंस हमें दिखाता है, आंख का लेंस तो दिखाता है लेकिन केवल 20% दिखाता है। जो आंख के ऊपर का कॉर्निया होता है वो 80% ऑफ विजन हमें बना के देता है। तो इसमें सिंपल सा क्या होता है कि लेज़र से हम जो कॉर्निया है उसकी शेप को चेंज कर देते हैं, एक तरीके से हम उसके शेप को ऐसा बना देते हैं कि वो अपना जो नंबर है उसको वो निगेट कर देता है, तो उसकी वजह से चश्मा लगाने की ज़रूरत जो है वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन अपने ये नहीं कह सकते कि आपका पूरी तरीके से हट ही जाएगा, नंबर हट जाएगा। हाँ। बट अगेन कोई और प्रॉब्लम नहीं होगी ये कहना बहुत मुश्किल है। जैसे कि ना लैपटॉप के आजकल सारा वर्क ही लैपटॉप और कंप्यूटर्स पे ही रह गया, मोबाइल्स पर, तो पूरा दिन वर्क करने के बाद शाम को ऐसा फील होता है कि आइज जल रही है, सर दर्द हो रहा है, तो ये सब थकान है या फिर इसके कोई साइड इफेक्ट्स वगैरह हैं? मिक्स ऑफ बोथ। जैसे मैं कह रहा हूँ आप भागोगे तो पाँव तो दुखेंगे ही दुखेंगे, दिन भर चलोगे तो पाँव दुखेंगे, वो बीमारी नहीं हो सकती है। तो अगर लॉन्ग अपना स्क्रीन टाइम के ड्यूरेशन है तो एक्सर्शन होगा ही होगा। स्क्रीन के साथ में एक और प्रॉब्लम हो जाती है जो कि वो होती है हमारे डिजिटल स्ट्रेन की, ड्राइनेस की, वो भी जो होती है वो अल्टीमेटली एड ऑन इफेक्ट शो करती है। तो दोनों को अलग अलग करना बहुत मुश्किल है ऐसे में। अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो केवल एक्सर्शन सोच के छोड़ना नहीं है। वो जब आप हमें चेक करवाएंगे तो हम इसको एक एक्यूरेटली बता सकते हैं भाई हमारे टीयर फिल्म में कुछ चेंजेस हैं कि नहीं है, हमारे विजन में तो कोई चेंज नहीं आ गया है। तो अगर वो सब कुछ ठीक है तो फिर एक्सर्शन है, अगर उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है तो फिर उसे ठीक करना ज़रूरी है।
हाँ, और एक जैसे कि अपने लाइट बंद करके फ़ोन यूज़ करते हैं, तो वो बोलते हैं कि आपकी आंखों को बहुत नुकसान करता हाँ, है। इसको वो आप थोड़ा-सा अच्छा ब्रीफ में समझाइए कि हमारी आंखों से कैसे इफ़ेक्ट होती है? बिल्कुल, वो इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि सारा लाइट हम बंद जब कर देते हैं और एक सिंगल स्क्रीन के हम फोकस करते हैं, तो हमें एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है फोकस करने के लिए। तो अगेन अगर हम वीक हैं तो हम नॉर्मल चलेंगे तो भी हमें प्रॉब्लम आएगी, है ना? तो वैसे ही जब हमने सारी लाइटें, हमने सपोर्ट सिस्टम बंद कर दिया, तो एक छोटे से स्क्रीन को फोकस करने के लिए हमें ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली एक्सर्शन ज़्यादा होगा। बिल्कुल सही। आपसे बात करके बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है और बहुत कुछ जानने को, सीखने को मिल रहा है। एक की जो बीमारी है डायबिटिक रेटिनोपैथी, इसके नाम को देख के लगता है कि ये मेनली उन्हीं को ज़्यादा होती है जो डायबिटिक पेशेंट हो, तो क्या ये सच है? हाँ, होती डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर ही में है, हाँ जी। बट यूजुअली लोगों को क्या लगता है कि मेरी डायबिटीज़ तो कंट्रोल्ड है, तो मुझे नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है। अगर आपको लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ है, चाहे वो ओवरऑल आपकी कंट्रोल भी रही हो, तो भी आपके अंदर, आपके आँख के पर्दे में डायबिटीज़ की वजह से रेटिनोपैथी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। ये भी आँख की वैसी बीमारी है कि जो आपको इनिशियल स्टेजेस पे पता ही नहीं पड़ेगा कि मुझे हो भी रहा है। इसके सिम्टम्स नहीं आएंगे, कुछ भी नहीं आएगा। जब आने लगेगा तब तक आपका विजन डिटेरियोरेट होने लग जाएगा। प्रॉब्लम ये है क्योंकि हम जैसे अपन कैटरैक्ट की बात करते हैं, लोगों को लगता है ऑपरेशन करा लेंगे, लेंस बदल देंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ जी। वो लेंस बदल सकता है, आँख का रेटिना कभी बदल नहीं सकता है। तो उस पर तो जो डैमेज हो गया हम उसे रिपेयर करते हैं। रिपेयर करने के बाद 100% परफेक्ट विजन कभी वापस नहीं आ सकता। तो जितनी जल्दी हम एनुअली चेकअप कराएंगे, हमें पता है कि हम डायबिटिक हैं तो हमें चेकअप कराना चाहिए। जितनी अर्ली स्टेजेस में पकड़ में आ जाएगा उतना डैमेज कम होगा। थैंक यू सो मच सर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था डायबिटिक पेशेंट्स के लिए कि उनको रेगुलर चेकअप करवाना ही चाहिए जी। और मेरे को ऐसा लगे कि जो आइज़ की जो बीमारी आ रही तो पता ही नहीं चलती है सिम्टम्स, तो इसके लिए तो यही है कि मंथली या फिर साल के अंदर एक बार तो विजिट ज़रूर कर लो अगर आपको अपनी आंखें प्यारी है तो। अच्छा, इनफैक्ट बहुत सारी आंखों की ऐसी बीमारियां हैं जो आपको इनिशियल स्टेजेस पे पता भी नहीं पड़ेगा। अच्छा। जो चश्मे का नंबर भी बच्चों में लगता है, हाँ जी, वो तब जाके पता चलता है जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो चुका होता है, क्योंकि वरना बच्चे को लगता है मुझे नहीं दिख रहा, शायद ऐसा हो सकता है मुझे दिखता ही नहीं होगा सबको। वो तब लेटर स्टेज में पता चलता है जब टीचर कंप्लेन करती है कि अरे इसको दिख नहीं रहा, आगे बैठ रहा है। हाँ, और ब्लैक बोर्ड पे वो ब्लर दिख रहा है। हाँ। तो वो बच्चे को खुद बताने से ज्यादा टीचर्स या पेरेंट्स पकड़ते हैं उस चीज को। तो एक एनुअल चेकअप ये सब प्रॉब्लम्स को बहुत आसानी से डील कर सकता है। बिल्कुल, कुछ बच्चे घबरा भी जाते हैं कि मेरे को दिख नहीं रहा, मैं ये बताऊंगा तो फिर क्या होगा मेरे साथ, तो हाँ, वो भी इशू रहता है। बिल्कुल, बच्चों को लगता है कि शायद हमारी गलती है क्योंकि हमने कुछ गड़बड़ कर दी है। हाँ जी। अभी बच्चों की बात चली पड़ी है, तो मेरी भांजी 9 साल की है, उसको इतनी सी उम्र के अंदर चश्मा लग गया और मेरे को 28 साल तक भी चश्मा नहीं लगा। तो मैं पूछना चाहूँगी कि आजकल के जो बच्चे हैं वो बाहर के गेम्स खेलने से ज़्यादा फ़ोन यूज़ करना पसंद करते हैं, तो वो क्या सच में हार्मफुल है? हाँ, एक ये स्टडी आई हुई है जिसमें एस्टिमेटेड है कि 2050 तक 50% लोगों को चश्मा लग चुका होगा। नियर वर्क जितना हमारा बड़ा है उसकी वजह से जो है चश्मे के नंबर के आने की टेंडेंसी ज़्यादा होने लग जाती है। पहले अपन लोग बाहर खेलते थे, मेजॉरिटी टाइम बाहर ही रहते थे, अब मेजॉरिटी टाइम बच्चों का स्क्रीन के ऊपर जा रहा है। तो ज़्यादा हम लोग जब चेकअप करते हैं तो पहले आज से 10 साल पहले की भी आदमी अगर करूँ तो 5-7 बच्चों में किसी एक बच्चे में ऐसा लगता था कि नंबर आ रहा है। आजकल ऐसा हो रहा है कि 5-7 बच्चों में से किसी एक बच्चे में लगता है कि नंबर नहीं आ रहा है। सभी के मोस्टली स्पेक्स लगे हुए हैं। हाँ जी, तो वो स्क्रीन टाइमिंग की वजह से है। स्क्रीन टाइमिंग, नियर एक्टिविटी, नियर वर्क जितना ज़्यादा हो गया है, जितना हम घरों में सिमट के रह गए हैं, उसकी वजह से ज़्यादा टेंडेंसी हो रही है कि हमारे चश्मे का नंबर लग जाए। ऐसे तो बड़े बुजुर्ग की बातें सुन लेनी चाहिए। हाँ। कुछ बाहर के गेम्स वगैरह जो पहले बने थे वो बहुत सही थे। मतलब फिर तो जो हम पहले बाहर लोहा लक्कड़ वो सब जो गेम्स खेलते थे वो बहुत सही था, उससे हम अपनी आंखें प्रोटेक्ट करते थे। ये बात पेरेंट्स को ज़रूर सुननी चाहिए कि अपने बच्चों को वो सारा टाइम घर में फ़ोन कंप्यूटर ही मतलब यूज़ नहीं करने दे। थोड़ी बाहर की एक्टिविटीज़, गेम्स उनके लाइफस्टाइल के अंदर मैंडेटरी है ताकि उनकी आंखें सेफ रहे। तो भी जैसे अपने फ़ोन यूज़ करते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं कि आप ये ब्लू ग्लासेस यूज़ करो, इससे आपकी आंखें प्रोटेक्ट होगी। तो क्या ये सही में काम करता है ब्लू ग्लासेस? अगेन काम तो करता है, बट बहुत सारे इफ्स एंड बट्स के साथ में। अच्छा। जिन लोगों का स्क्रीन टाइम 8 से 10 घंटे का है उनके लिए तो डेफिनेटली ये फ़ायदेमंद है, पर हर कोई लगा ले और उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं आए ऐसा नहीं हो सकता है।
उसमें भी जो स्क्रीन के लिए आप जब यूज़ कर रहे हैं वो तभी काम का है अगर आप उसको दिन भर लगा के घूम रहे हैं, जो कि यूजुअली लोग करने लग गए हैं कि ब्लू फिल्टर ग्लासेस यूज़ कर रहे हैं और दिन भर यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली ये क्या करता है, ये ब्लू लाइट को ब्लॉक कर देता है। उसकी वजह से आपकी जो नॉर्मल स्लीप साइकिल जो डिस्टर्ब हो रही थी ब्लू लाइट की वजह से, वो उसको इम्प्रूव कर देता है। पर जब आप दिन भर लगा के रखते हैं तो जितनी आपको ब्लू लाइट चाहिए थी वही आपको ओवरऑल नहीं मिल पा रही है, तो वो ओवरऑल आपके लिए हार्मफुल ज़्यादा है, फ़ायदेमंद कम हो जाता है। तो अच्छा, सही चीज़ है, टेक्नोलॉजी अच्छी है, बट फॉर लिमिटेड पीपल, नॉट फॉर एवरीबॉडी। मतलब जब तक आप यूज़ कर रहे हो, कंप्यूटर लैपटॉप वर्क कर रहे हो, तो उसको आप लगा के रखो। हाँ, जो पूरे टाइम लगा के रखते हो उनको आप कह रहे हो कि वो अवॉइड कीजिए। एग्जैक्टली। और आपको अगर ज़रूरत है, आप सिम्टोमेटिक हैं तो ही यूज़ करिए। मैं लगा लूँगा, इससे मुझे दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच सर, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है और सुननी चाहिए यूथ को, स्पेशली जो अपनी मन घड़त चीज़ें करते हैं और वो लगा के ही रखते हैं पूरे टाइम कि हमारी आंखें सेफ रहे। तो मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी कि आपने इतनी अच्छी वैल्यूएबल चीज़ें बताई। ये पॉडकास्ट ज़रूर हमारी ऑडियंस को देखना चाहिए, उनके लिए बेनिफिशियल है, उनके बच्चों के लिए, उनकी फैमिली के लिए। और आपने बहुत ही लोगों की ज़िंदगी को चेंज किया है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी।